नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु अध्यक्ष। टाइम्स नाउ ऑफ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा समर्पण अभियान के तौर पर मनाएगी। 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर संपर्क और संवाद करेंगे। वहीं देश भर में पीएम के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शनी व रक्तदान शिविर लगेगा। मध्य प्रदेश में टीकाकरण का उत्सव मनाया जाएगा। गुजरात में 35 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। काशी में गंगा घाट पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। लखनऊ में आज जीएसटी काउंसिल की बड़ी बैठक है। बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने पर फैसला किया जा सकता है। बैठक में 4 दर्जन से अधिक वस्तुओं पर टैक्स की दर की समीक्षा की जा सकती है और 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। राजस्थान के झुंझुनू के नरहर इलाके में एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने संयुक्त कार्रवाई की है। पाक जासूस संदीप गैस एजेंसी चलाता है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक ने बताया कि संदीप कुमार ने आर्मी कैंप नरहट के फोटोग्राफ और संवेदनशील गोपनीय सूचनाएं व्हाट्सएप, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर को भेजता था। इस काम के लिए उसे पैसे दिए जा रहे थे। आज देश भर के एंटी टेरर स्क्वाड के अधिकारियों की बैठक होने वाली है। बैठक में आतंकी खतरों से निपटने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ ही बैठक में 6 आतंकियों के देशव्यापी नेटवर्क के बारे में भी चर्चा होगी। इधर पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके मुताबिक अगर बम धमाके करने में नाकामयाब होने पर देश को आर्थिक नुकसान पहुँचाने की योजना थी। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 दिनों तक प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया है। वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश के कारण कई मकान जमींदोज हो गए, जिसकी वजह से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के तेलंगाना मुक्ति दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह तेलंगाना के निर्मल शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के मुताबिक निजाम और रजाकार के खिलाफ कुर्बानी देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की याद में ये जनसभा आयोजित होगी। गौरतलब है कि निर्मल शहर अंग्रेजों और निजाम से लड़ते हुए 1000 लोगों की शहादत का गवाह रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक के बाद सीएम खट्टर ने मीडिया को बताया कि उन्होंने पीएम को राज्य में शुरू की गई नई पहलों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। साथ ही पीएम को हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदला जा रहा है, इस मुलाकात को उस नजरिए से भी देखा जा रहा है। तीनों कृषि कानून के खिलाफ आज शिरोमणि अकाली दल आज काला दिवस मनाएगी। दिल्ली में सुबह 10 बजे से गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से लेकर संसद तक रोष मार्च निकाला जाएगा, जिसके लिए शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि पुलिस ने इस रोष मार्च की इजाजत नहीं दी है, लेकिन अकाली नेताओं ने साफ कर दिया है कि वो सुबह हर हालत में रोष मार्च निकालेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरएसएस और बीजेपी पर दिए बयान पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। बयान देने के बाद राहुल गांधी बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू बताया है। उनका कहना है कि राहुल सुविधा से टोपी और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं और धार्मिक पर्यटन पर जाने के बाद वो इस तरह की बातें करते हैं। एक तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा समर्पण के तौर पर मना रही है, वहीं कांग्रेस की युवा इकाई राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएगी। भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तहत देश भर में संगठन द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद पठानकोट पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर से पंजाब और हिमाचल से सटे सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। वहीं पुलिस वाहनों की सघन चेकिंग भी कर रही है, जिसके लिए 35 बड़े चेक पोस्ट बनाए गए हैं। बता दें कि टिफिन बम से तेल टैंकर को उड़ाने की कोशिश में शामिल आईएसआई समर्थित आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नागपुर में एक रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल पुलिस ने मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोपित को जमानत के बाद रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद से पीड़ित उदास थी। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाएगा, इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली के नजफगढ़ में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं घटना का सीसीटीवी भी सामने आ गया है।
अमित अपने साथियों के साथ कार से नजफगढ़ से दिचाऊ कला जा रहा था। उसी दौरान बदमाशों ने अमित पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे अमित की मौत हो गई। वहीं साथियों ने भागकर जान बचाई। तेलंगाना के भूपलपल्ली में ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला अधिकारी और टीम के 2 सदस्य घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम सुदूर गांव में अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी। इस दौरान ग्रामीणों ने टीम पर हमला कर दिया और उन्हें जलाने की कोशिश की। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनकी जान बचाई। चेन्नई में एक छात्रा ने आत्मदाह की कोशिश की। बताया जा रहा है कि छात्रा ने पिछले हफ्ते ही नीट की परीक्षा दी थी और उसने परीक्षा में फेल हो जाने के डर से आत्मघाती कदम उठाया। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो इसके पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल छात्रा का अस्पताल में इलाज जारी है। पीएम मोदी आज शंघाई सहयोग संगठन परिषद के देशों की 21वीं शिखर बैठक को संबोधित करेंगे। ये बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित होगी। इसके पूर्ण अधिवेशन को प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एससीओ की बैठक से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात हुई। समझा जा रहा है कि इस बैठक में चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने इशारों में पाकिस्तान को लेकर चीन को नसीहत देते हुए कहा कि उसे भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। 24 सितंबर को होने वाले वॉशिंगटन के क्वाड शिखर बैठक में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से भी मुलाकात करेंगे। ये बिडेन से पीएम मोदी की पहली रूबरू मुलाकात होगी। इसके बाद 25 सितंबर को पीएम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के एक उच्च स्तरीय खंड को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि क्वाड समूह में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन वैश्विक जलवायु संकट को लेकर बैठक करने वाले हैं। जो बिडेन जलवायु संकट का सामना करने के प्रयासों को तेज करने के लिए मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट को फिर से बुलाएंगे। अमेरिका के 4 अमेरिकी सीनेटरों के समूह ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने तालिबान को एक विदेशी आतंकी संगठन के रूप में नामित करने का आग्रह किया। वहीं अमेरिका ने एक बयान जारी किया है। उसमें कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा जो ऐसे संगठनों को आर्थिक सहयोग करते हैं। मुंबई में आज महिलाओं के लिए कोविड-19 टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए बीएमसी ने यह आयोजन किया है। ये अभियान शहर के सभी 24 वार्ड में संचालित किया जाएगा। इसके तहत बीएमसी और सरकार द्वारा संचालित सभी टीकाकरण केंद्रों पर सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक महिलाएं टीके की पहली और दूसरी डोज लगवा सकती हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। बैंक ने त्योहारों से पहले कई चार्जेस खत्म कर दिए हैं। बैंक ने प्रोसेसिंग फीस को भी 0 कर दिया है। एसबीआई ने फेस्टिव बोनांजा पेश किया है। फेस्टिव सीजन में होम बायर्स को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए एसबीआई ने क्रेडिट स्कोर लिंक्ड होम लोन पेश किया है। इसमें ग्राहकों को महज 6.70% सालाना के शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन मिलेगा, जिसमें लोन रकम की कोई सीमा नहीं होगी। एसबीआई ने होम लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस में पूरी तरह छूट दे दी है। 1 अक्टूबर को खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत कुछ बदलने वाला है। केंद्र सरकार के नए कानून के मुताबिक कर्मचारियों को इनहैंड सैलरी में 7 से 8% की कमी आ सकती है। टेक होम सैलरी में कमी आएगी। हालांकि आपके पीएफ पर ज्यादा पैसा जाएगा। कर्मचारियों के काम करने के घंटे 9 से बढ़कर 12 होने वाले हैं। पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा 30 सितंबर है। सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट पर केवाईसी को अपडेट करने की नई सीमा 30 सितंबर तय की है। जल्द ही आप दिल्ली से मुंबई का सफर 12 घंटे में कर सकेंगे। देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे को मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे देश के 6 राज्यों से गुजरेगा, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र भी शामिल है। इस एक्सप्रेसवे की वजह से जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों तक आना जाना आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी तकनीकी शिक्षा सेवा में कई पदों पर भर्ती निकाली है। 1370 पदों पर निकली भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2021 तक या उससे पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन की। भारत माता की। हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है।
यही समय है, सही समय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा और समर्पण अभियान के तौर पर मनाएगी और यह सेवा और समर्पण अभियान 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। 7 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे होंगे। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तब से नरेंद्र मोदी लगातार संवैधानिक पद पर बने हुए हैं और इस अभियान के तहत बीजेपी पूरे देश में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन करेगी। सभी प्रदेश और जिला मुख्यालय में पीएम मोदी के व्यक्तित्व और उनके जन कल्याण के कामों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। नमो ऐप पर भी वर्चुअल प्रदर्शनी होगी। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान के साथ साथ वैक्सीनेशन अभियान भी चलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन और सेवा सप्ताह कार्यक्रम को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, डी पुरंदेश्वरी, विनोद और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर को विशेष तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। तो 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता रक्तदान शिविर चलाएंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे और साथ ही साथ वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, ये आज प्रयास किया जाएगा। और 17 सितंबर से जो 7 तारीख की बात की जा रही है, 7 अक्टूबर 2021 को सीएम और पीएम के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे हो रहे हैं। 7 अक्टूबर 2001 से पीएम मोदी ने एक संवैधानिक पद शुरू किया था और अभी तक वो एक संवैधानिक पद पर बने हुए हैं। पहले वो मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए हैं और देश भर में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन वाराणसी की बात करें तो यहां पर तस्वीर कुछ अलग है। यहां पर जश्न पहले ही शुरू हो गया है। वाराणसी में घाटों से लेकर घरों तक दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, दिए जलाए जा रहे हैं। देखिए, ये काशी की तस्वीरें हैं और यहां पर जन्म उत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दियों से लिखा जा रहा है। अब जहां के सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के आए हैं, तो वहां पर एक अलग ही जश्न की तस्वीरें दिख रही हैं। अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी में दिवाली जैसा माहौल है। गंगा घाटों से लेकर घरों तक में दिए जलाए जा रहे हैं। जय गंगे माता, काशी के जिस दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देखने पीएम कई बार खुद आए और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी लाए, वहां उनके लिए विशेष प्रार्थना की गई। पूजा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना भी की गई। पीएम मोदी 71 साल के हो गए हैं। इस दौरान बनारस के घाट पर 71,000 दिए जलाए गए। वहीं बीजेपी की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली की मौजूदगी में 71 किलो के लड्डू से बना केक भी काटा गया। बनारस में पीएम के जन्मदिन के जश्न में सब कुछ 71 से जोड़कर किया जा रहा है। 71वां जन्म दिवस है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो सारा कार्यक्रम को 71 तरह से मनाया जा रहा है। 71 किलो का लड्डू कटेगा क्षेत्रीय कार्यालय पर, 71 मंदिरों में आरती होगी, 71 जगह रक्तदान होगा, 71 जगह 71 मीटर वो गंगा जी को आरती वो चुनरी चढ़ाई जाएगी, घाटों पर 71 जगह आरती की जाएगी। तो इस तरह से उनके 71वें जन्मदिवस को अपने आप में अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बनाने के लिए काशी के सारा बच्चा हर परिवार पूरा जोश खरोश से लगा हुआ है।
2014 में बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को अपने चुनाव क्षेत्र के तौर पर चुना था, तो उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। लोग अब उन्हें गंगा और काशी के बेटे के तौर पर ही प्यार करते हैं। लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। काशी के घर घर में अपने बेटे का जन्मदिवस दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं घरों में दिए जला करके दिवाली हर्षोल्लास, जैसे राम राज आया था अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही थी, वैसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। घर घर में केक कटेगा, घर घर मंदिरों में घंटा घड़ियाल पूजन अर्चन आरती के साथ यह कार्यक्रम हो रहा है लगातार। पीएम मोदी ने 2014 के बाद से अब तक वाराणसी को कई सौगातें दी है। यही वजह है कि वाराणसी में उनके लिए घर घर दिए जलाए जा रहे हैं। पीएम मोदी पर एक किताब काशी संकल्प का भी विमोचन किया गया। दीपावली अभी दूर है, लेकिन पीएम मोदी के जन्मदिन पर बनारस में एक दिवाली पहले ही मना ली गई है। वाराणसी से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बुलेटिन में वक्त हो गया है राज्यों की खबरों का। देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह का तेलंगाना के निर्मल शहर में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। गृह मंत्री इसके अलावा शहीदों की प्रतिमा पर रामजी गोंड और उनके 1000 अनुयायियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बीजेपी ने तेलंगाना मुक्ति दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। बीजेपी का कहना है कि ये बैठक निजाम और रजाकारों के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की यादों में हो रही है। निर्मल शहर अंग्रेजों और निजाम से लड़ते हुए 1000 लोगों की शहादत का गवाह रहा है। भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, लेकिन तत्कालीन हैदराबाद राज्य को ऐसा करने के लिए और 13 महीने तक तड़पते हुए इंतजार करना पड़ा था। भारतीय संघ में हैदराबाद की तत्कालीन रियासत का विलय 17 सितंबर 1948 को हुआ था। बीजेपी लंबे समय से मांग कर रही है कि इसी दिन को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाए। बीजेपी का आरोप है कि सत्ता में आने के बाद टीआरएस ने इस मुद्दे पर अपना रुख बदल दिया है। आज होने वाली बैठक में ये मांग एक बार फिर उठाई जा सकती है। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत किया जा रहा है। भवानीपुर, जंगीपुर, शमशेरगंज विधानसभा सीटों पर सेंट्रल फोर्स की 37 और कंपनियां तैनात की जाएंगी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है। इससे पहले इन तीनों सीटों के लिए सेंट्रल फोर्स की 15 कंपनियों को तैनात किया गया था। अब इन दोनों को मिलाकर सेंट्रल फोर्स की कुल 52 कंपनियां पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर उपचुनाव की सुरक्षा व्यवस्था देखेगी। सेंट्रल फोर्स की एक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं। भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 30 सितंबर को वोटिंग होनी है और नतीजों की घोषणा 3 अक्टूबर को होगी। इनमें भवानीपुर सीट सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने ममता को चुनौती देने के लिए प्रियंका चेब्रीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन यहां उन्हें बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा था। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट लेने के लिए अब विजिलेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस के रूप में एनओसी लेना होगा। सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले का मकसद उन कर्मचारियों को पासपोर्ट जारी करने से रोकना है जो निलंबित, गंभीर आरोपों और जांच संबंधी मामलों में घिरे हैं। अभी तक इन मामलों में पासपोर्ट जारी नहीं करने को लेकर कोई व्यवस्थागत आधार नहीं था। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी परिपत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को इस संबंध आदेश जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि सतर्कता मंजूरी मिलने के बाद ही पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। विजिलेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस के रूप में एनओसी लेने के आदेश ऐसी रिपोर्ट के बाद आया है जिनमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के केस के कई आरोपियों को देश के बाहर जाने की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश में जाते जाते मानसून ने ऐसी वापसी की कि राजधानी लखनऊ समेत कई जिले पानी पानी हो गए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। कुछ जगहों पर तो कारें करीब करीब पूरी डूब गईं। निचले इलाकों का तो हाल और बुरा है।
ऐसे में यूपी सरकार ने स्कूल कॉलेजों की 2 दिन की छुट्टी कर दी, यानी स्कूल कॉलेज अब सीधे सोमवार को ही खुलेंगे। कहीं दरिया दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो कहीं बिना इजाजत लिए ही बेडरूम तक दाखिल हो गया। ऐसे में घर के बाहर तो दूर, घर के अंदर भी जीना मुहाल है। यूपी के करीब 40 जिलों में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में कच्चे घरों की दीवार गिरने से 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में बादल जमकर बरसे। शहर में बीते 36 घंटे में 222 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जमीन पर तो लोगों की आवाजाही में दिक्कत हुई ही। लखनऊ आने वाली कुछ फ्लाइट्स को भी डाइवर्ट कर दिया गया। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर पेड़ गिर गए, जिन्हें हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन आसमानी आफत अभी टली नहीं है। अगले 2 दिन बारिश की चेतावनी है। लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बिहार में राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुल्फकार अली भुट्टो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरुवार को सिवान में 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने जुल्फकार अली भुट्टो पर गोलियों की बौछार कर दी। हमले के वक्त भुट्टो अपने घर लौट रहे थे। अपराधियों ने बसंतपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा में इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। जुल्फकार अली भुट्टो बसंतपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि भुट्टो को कई गोलियां लगीं, जिसके बाद मौके पर उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जुल्फकार अली भुट्टो की गिनती सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के करीबियों में होती थी। 4 साल पहले 2017 में जुल्फकार के छोटे भाई मिनहास खान की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जो शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, और इस पोस्ट में एक लोगो शेयर किया जा रहा है और इस पोस्ट के जरिए दावा भी किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस लोगो को टीचर्स की कार पर लगाने के लिए मान्यता दे दी है। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए ऐसा कोई भी लोगो जारी किया है? जानते इस पोस्ट की सच्चाई हमारे फैक्ट चेक सेगमेंट में। जैसा लोगो वकीलों का होता है, जैसा लोगो डॉक्टर्स का होता है, ऐसा ही लोगो अब शिक्षकों का होगा। सोशल मीडिया जानकारियों के आदान प्रदान का सबसे बेहतरीन जरिया है। अब शिक्षकों से जुड़ी एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसे लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप पर खूब शेयर कर रहे हैं। वायरल मैसेज शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, तो शिक्षक और उनसे जुड़े हुए लोग इसे वायरल कर रहे हैं। वायरल हो रहे मैसेज में एक लोगो साझा किया गया है। इस लोगो में कलम और किताब बनी हुई है, जिस पर ऊपर लिखा है शिक्षक, जबकि नीचे द नेशन बिल्डर लिखा है। वायरल पोस्ट के साथ ही दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में एक आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी शिक्षकों को ये लोगो अपने वाहनों पर लगाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का नाम जोड़कर बहुत से लोग तेजी से इसे वायरल कर रहे हैं। कुछ शिक्षकों ने तो इसे अपने स्थानीय ग्रुप में साझा कर वाहनों पर सबसे ये स्टिकर लगाने की अपील की है। टाइम्स नाउ नवभारत ने इस वायरल पोस्ट से जुड़े कई पहलुओं को खंगाला। हमने सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर इस बारे में सर्च किया, लेकिन हमें ऐसा कोई आदेश नजर नहीं आया। वहीं पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस वायरल पोस्ट से जुड़ा एक जागरूकता वीडियो जारी किया है। फैक्ट चेक के मुताबिक ये वायरल हो रहा मैसेज पूरी तरह से फेक है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया है और न ही इस तरह का लोगो अप्रूव किया गया। ऐसे में शिक्षक इसे अपने वाहनों पर ना लगाएं। वहीं जो लोग इसे लगा चुके हैं वो तुरंत निकाल दें, क्योंकि मोदी सरकार नया मोटर व्हीकल एक्ट लेकर आई थी, जिसके तहत वाहनों पर नंबर प्लेट के अलावा कुछ भी लिखवाने पर भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। और आइए अब देखते हैं वो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचा रहे हैं। शादी खुशी का एक बड़ा उत्सव होता है। हर कोई अपनी शादी को यादगार बनाना चाहता है, जिसके लिए हर कोई कुछ अलग करता है। अब सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक शादी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन कैसे बीच सड़क पर डांस कर रहे हैं। आसपास काफी लोग मौजूद हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन बिना किसी की परवाह किए जमकर ठुमके लगा रहे हैं। डीजे की धुन पर दूल्हा दुल्हन का ये डांस करने वाला वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है।
एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।